सभी को नमस्ते मेरा। आज हम गुप्ता एंड शर्मा की बुक में से प्राथमिक अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो हम इस बुक में से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन कर चुके हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, विषय वस्तु, समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, और कुछ टॉपिक रह गए हैं जिनका हम अध्ययन अनुसंधान के तहत करेंगे जब अनुसंधान का टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ उससे संबंधित है, उस प्रश्न पत्र से। तो अब हम प्राथमिक अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो प्रथम टॉपिक है वो है समाज। इसके अलावा समाज के अतिरिक्त प्राथमिक अवधारणाओं में समुदाय, समितियों, संस्था, जनरीतियाँ, ये सब प्राथमिक अवधारणाओं में आती है। सामाजिक समूह भी। तो आज हम समाज का अध्ययन करेंगे कि क्या है समाज, उसकी अर्थ और परिभाषा। तो ये समाज, अगर हम जनरली इसका अर्थ देखें सामान्य अर्थ में, तो व्यक्तियों के समूह के रूप में लिया जाता है कि कोई भी जो ग्रुप है वो समाज कहलाता है, जो संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज। तो ये इसका सामान्य अर्थ होता है, जिसका प्रयोग शुरुआती दौर पर राजनीति शास्त्र, इतिहास में भी किया गया है और अर्थशास्त्र में भी किया गया है। पर अगर हम समाजशास्त्र में समाज का अर्थ देखें तो इसका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। जैसे हम जॉर्ज सीमेल ने क्या बताया है, समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना है जो अंत क्रिया द्वारा संबंधित है। तो जॉर्ज सीमेल ने क्या कहा है कि वह समूह ही समाज कहलाता है जहाँ पर क्या होती है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, अंत क्रिया होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, और निरंतर होता रहता है, तो वही क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। इसके अलावा जो फेयर चाइल्ड है, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने भी यही बोला है कि समाज क्या व्यक्तियों का एक समूह है, जैसे जॉर्ज सीमेल ने बताया है, जो अपने बहुत से प्रमुख हितों, जिसमें अनिवार्य रूप से स्वयं की रक्षा या भरण पोषण तथा स्वयं को स्थायित्व प्रदान करना सम्मिलित है। तो फेयर चाइल्ड ने यही बोला है कि जो समाज क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति का समूह है। ये जो उन्होंने बोला प्रमुख हित है, ये उनकी आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की, ठीक है, जिसमें से मेन उन्होंने क्या आवश्यकता बताई थी, समाज में जिसकी पूर्ति होती है, रक्षा करना, भरण पोषण करना और स्थायित्व प्रदान करना। वैसे ही फिर मॉरिस जिन्सबर्ग ने भी क्या बोला है कि एक समाज व्यक्तियों का वह समूह या संग्रह है जो कुछ संबंधों या व्यवहार की कुछ ढंगों द्वारा संगठित है, जो उन्हें अन्यों से पृथक करते हैं। मतलब यही है कि मतलब अगर कोई एक समूह है तो उनमें जो व्यक्ति रहते हैं उनके व्यवहार के कुछ निश्चित प्रतिमान है और उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करते हैं, और ये व्यवहार है उन्हें दूसरे समूह से अलग करते हैं। तो ये मॉरिस जिन्सबर्ग ने परिभाषा बताई है। इसके अलावा मैकाइवर और पेज है, जिन्होंने तो यही बताया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, पर ये इनकी परिभाषा समाज के संदर्भ में अपूर्ण है। हम नेक्स्ट पेज में इनकी जो परिभाषा है, जो विस्तृत रूप में दी गई है, उसका एनालिसिस करेंगे।
अब हम कुछ और परिभाषाएं हैं जिसके अंतर्गत, जैसे पार्सन्स ने क्या बोला है, समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हों, चाहे ये यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। तो पार्सन्स क्या कहना चाहते हैं कि जो समाज क्या है, मानवीय संबंधों की जटिलता है और ये संबंध जो बनते हैं वो किस उद्देश्य के लिए बनते हैं, साधन साध्य संबंध होते हैं। मतलब जैसे अगर हम विवाह की हम बात करें तो वैवाहिक जो संबंध बनते हैं वो उनका जो मेन उद्देश्य होता है एक परिवार का निर्माण करना और संतान उत्पत्ति करना। तो वो एक उद्देश्य मतलब वो साध्य हो गया, और जो भी पति पत्नी उस परिवार को बनाए रखने के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए क्रिया करते हैं वो साधन हो गया। तो उसी को उन्होंने क्या बोला है, साधन साध्य संबंध होते हैं जो मानवीय संबंध होते हैं, ठीक है ना। और यही है कि यही क्रियाएं प्रतीकात्मक भी होती है और यही यथार्थ भी होती है। तो एक प्रकार से पार्सन्स के अनुसार समाज क्या मानवीय संबंधों की जटिलता है और जिनमें साधन साध्य संबंध के थ्रू क्रियाएं होती है जो प्रतीकात्मक होती है। फिर इसके अलावा जो गिडेंस है उन्होंने क्या बोला है, समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध है। तो गिडेंस एक तरह से संघ और संगठन के रूप में समाज को परिभाषित कर रहे हैं। और जब भी हम संगठन की बात हम करते हैं, संघ की बात हम करते हैं, तो इसमें व्यक्ति क्या मिलजुल करके एक उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं। और चूँकि जब एक उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो उनमें जो संबंध होता है वो औपचारिक होता है, क्योंकि उन्हें जो कर्तव्य दिए जाते हैं उनका वो पालन करते हैं, ठीक है ना। और चूँकि एक दूसरे का जो कर्तव्य दिए उसका पालन करते हैं, यानी उनमें क्या सहयोग पाया जाता है। तो उसी को उन्होंने समाज बोला है गिडेंस ने, कि औपचारिक संबंधों का योग है। क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि अगर हम किसी संबंध में बन जाते हैं तो हम अपनी पूरी निष्ठा से उस कर्तव्य को निभाते हैं और उस कार्य को भले उस कार्य करने में हमारा मन हो या नहीं हो, तो एक तरह से अगर हम उस कर्तव्य को निभाते जहाँ पर हमारा मन नहीं होता तो एक तरह से औपचारिक रिलेशन बन जाता है। तो समाज भी मेरे ख्याल से अब अगर हम देखा है तो औपचारिक संबंधों का योग ही है, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति कर्तव्य निभाता है। फिर वैसे ही रूटर के अनुसार क्या बोला है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। तो उन्होंने यही बोला है कि समाज एक अमूर्त धारणा है, और अमूर्त धारणा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये बताया ना कि समाज में सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता है। तो जो रिलेशन होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, संबंध होते हैं दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए समाज एक अमूर्त धारणा है। अब हम मैकाइवर पेज के संदर्भ में समाज के अवधारणाओं को समझेंगे। मैंने पूर्ववर्ती कहा था कि जो मैकाइवर पेज ने बोला कि समाज सामाजिक संबंधों का जो जाल है उनकी वो परिभाषा अपूर्ण है, मतलब कंप्लीट नहीं है। आज हम विस्तृत में उनकी परिभाषा एग्जैक्टली उन्होंने क्या दी थी उसके बारे में मैं बताऊंगी कि इस बुक में बताया गया है कि इसकी जो परिभाषा समाज के संदर्भ में दी बहुत लॉन्ग दी है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। क्या बोल रहे हैं मैकाइवर पेज कि समाज क्या है, रीतियों कार्य प्रणालियों की, ठीक है ना, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और उसमें विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। तो ये इनकी लॉन्ग परिभाषा है। और इस सदैव प्रयत्नशील परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं, क्योंकि यह परिवर्तनशील भी बता रहे हैं और एक जटिल व्यवस्था है ये, तो इसको हम समाज कहते हैं।
और यह सामाजिक संबंधों का क्या है, जाल, और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो इन्होंने लास्ट में लिखा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो परिवर्तित होता रहता है। तो इनके अनुसार इन्होंने समाज को बहुत विस्तृत तरीके से समझाया है। तो हम एक एक करके इनकी शब्दावली को समझेंगे। जैसे समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो रीतियाँ क्या होती है, तो एक तरह से कुछ नियम होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। जैसे उन्होंने अलग अलग बताया है यहाँ पर कि रीतियाँ, प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रकार है और ये समाज के निर्माण का आधार भी है और समाज में व्यवस्था बनाए रखती है और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होती है। विभिन्न पहलू मतलब धर्म, विवाह, जाति, शिक्षा, खान पान, रहन सहन, इन सब से संबंधित अलग अलग रीतियाँ होती है और उन्हीं रीतियों का पालन करके व्यवहार करना पड़ता है। तो यही रीतियाँ उन्होंने बताई है। फिर नेक्स्ट जो वर्ड उन्होंने बताया कार्य प्रणालियों की, ठीक है ना। तो कार्य प्रणाली का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर काम किया जाता है तो उसकी एक मेथड होती है, ठीक है। जैसे विवाह, अगर विवाह में विवाह एक संस्था है, ठीक है ना। तो कार्य प्रणालियों को ही संस्था बोला जाता है, इसे संस्था के नाम से पुकारा जाता है। हमें कवर पेज ये बोल रहे हैं। तो कार्य प्रणालियाँ क्या करती है कि अब बताती है कि हमें क्या क्या किन किन विधियों से इस कार्य का संपादन करना है। जैसे विवाह भी एक कार्य प्रणाली है। तो बताया जाता है कि किन किन नियमों को फॉलो करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या साथ फिर लेना है, फिर ये सारी जो चीज़ें हैं। और चूँकि विवाह नामक जो संस्था है एक कार्य प्रणाली है, तो ये सभी समाजों में अलग अलग पाई जाती है। ईसाई है, मुस्लिम है, ठीक है ना। वैसे ही परिवार में भी जो कार्य प्रणालियाँ होती है, जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली है, ठीक है ना। तो ये संयुक्त परिवार प्रणाली में किस प्रकार के कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किस विधि से किए जाएंगे, हिंदू परंपरा में अलग होता है, मुस्लिम परंपरा में अलग होता है, ईसाई में अलग होता है, ठीक है ना। तो ये जो कार्य प्रणालियाँ हैं ये भी अलग अलग समाजों में अलग अलग पाई जाती है। तो इसकी व्यवस्था को भी समाज बोला है। इसके अलावा अधिकार में पारस्परिक सहायता की, ठीक है ना। तो अधिकार मतलब अथॉरिटी। तो प्रत्येक समाज में जो भी संस्थाएं होती हैं तो उसमें किसी एक व्यक्ति के पास अथॉरिटी होती है, यानी अधिकार होते हैं, क्योंकि वो समाज को क्या बनाए रखते हैं। जैसे अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में जो कार्य प्रणाली को जो निश्चित करता है या जो परिवार पर जो नियंत्रण रखता है, तो वो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो पहले संयुक्त परिवार प्रणाली में यह व्यवस्था थी। वही गांव की हम बात करें तो सरपंच के हाथों में अथॉरिटी होती है। राज्य की हम बात करें तो राजा के पास अधिकार होते हैं, और अब जैसे शासन के पास अधिकार होते हैं। तो ये क्या अथॉरिटी यानी अधिकार होता है समाज में, ठीक है ना। जो एक व्यक्ति के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, किंतु वो क्या करते हैं, समाज को व्यवस्थित बनाए रखते हैं। फिर पारस्परिक सहायता की, चूँकि समाज में क्या पारस्परिक सहायता होती है, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हेल्प तो क्या मतलब एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। अगर हम समाज की हम बात करें तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। अगर कोई डॉक्टर संबंधित कोई मैटर हो जाता है तो वकील उसकी सहायता करता है। कहीं वकील का बच्चा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसकी हेल्प करता है। तो एक दूसरे से वो क्या एक दूसरे की पारस्परिक रूप से सहायता करते हैं। तो ये व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट है अनेक समूहों तथा विभागों की व्यवस्था है। तो चूँकि समाज बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत सारे कम्युनिटी या बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप सभी रहते, समुदाय रहते हैं, ठीक है ना। और विभागों का मतलब यही होता है कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती है, ये समितियां होती है, वे समितियां संगठन होते हैं। तो इनमें विभागीय प्रणाली होती है, कोई उच्च पद पर, कोई निम्न पद पर, ऐसे कुछ समूह होते हैं। जैसे परिवार की हम बात करें तो परिवार भी एक डिपार्टमेंट है, जिसमें दादा दादी, फिर माता पिता, फिर पुत्र, वैसे करके एक मतलब डिवीज़न रहता है, उप समूह होता है, तो उसको विभाग बोलते हैं। और समूह बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन, स्कूल, महाविद्यालय आदि अनेक समूह विभाग होते हैं जिनसे समाज बनता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने एक शब्द बोला था, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था। तो मानव व्यवहार के नियंत्रण मतलब यही है कि जो समाज होता है उसमें कुछ अनौपचारिक साधन होते हैं जिससे उन पर मानव के व्यवहार पर नियंत्रित किया, जैसे धर्म हो गया, परिवार हो गया,
कुछ रीतियाँ प्रथाएं हो गई, ये अनौपचारिक साधन होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। वहीं कुछ औपचारिक साधन भी होता है, जैसे राज्य हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, ये औपचारिक साधन होते हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था को हम समाज बोलते हैं। फिर स्वतंत्रताओं की व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या बताया कि यही बताया है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से, ठीक है ना, समाज में सभी व्यक्ति पाए जाते हैं तो उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु, ठीक है ना, या उसके सामाजिक विकास हेतु उनको वातावरण प्रदान करना ही क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला कि समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है और समाज में स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से, ठीक है ना। मतलब यही है कि स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं कि मनमाने ढंग से कार्य करना या व्यवहार करना या आचरण करना। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपके विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो ये मैकावर पेज की विस्तृत परिभाषा है जिन्होंने समाज की अवधारणा को बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्यायित किया है। अब हम समाज की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो समाज की विशेषताओं से हमें समाज के बारे में और जानने को मिलेगा। जैसे उन्होंने प्रथम विशेषता क्या बताई, पारस्परिक जागरूकता। तो ऑब्वियसली समाज का जो निर्माण होता है पारस्परिक जागरूकता से ही होता है। अगर हम देखा जाए तो जो सामाजिक संबंध भी बनते हैं वो भी व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं, जागरूक रहते हैं, मतलब पहचानते हैं, परिचित रहते हैं, तभी वो संबंध बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिचित न होंगे तब तक उनमें जागरूकता नहीं आएगी और अंतःक्रिया भी नहीं होगी। तो इस जागरूकता के अभाव में न तो एक दूसरे से प्रभावित होंगे और न ही प्रभावित करेंगे, अर्थात उनमें अंतःक्रिया नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता आवश्यक है, ठीक है ना। यानी समाज का जो निर्माण होता है पारस्परिक जागरूकता से ही होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर परिचित है तो ये संबंध बनाता है, तो ये अंतःक्रिया होती है, फिर समाज का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है समाज अमूर्त है, ठीक है ना। तो वही समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकावर पेज के भी अनुसार रूटर ने भी यही बोला है कि उसमें पारस्परिक संबंधों की निर्भरता है। अपन ने पूर्व में परिभाषा पढ़ी है इसकी, रूटर की पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है। तो इस प्रकार समाज क्या अमूर्त है। और चूँकि अब जो भी आधुनिक विचारक है, ये शास्त्रीय विचारक के जो बाद में जो आए हैं, जैसे अगर रेडक्लिफ ब्राउन की भी हम बात करें तो समाज है वो व्यक्तियों का समूह है। उन्होंने बताया है कि एक इकाई संपूर्ण इकाई की पूर्णता में योगदान देती है। तो इस प्रकार से जो आधुनिक विचारक है वो समाज को मूर्त मानते हैं। और अगर आकबन निमकोफ की भी हम बात करें तो समाज में क्या भौतिक संस्कृति को भी शामिल करते हैं। यानी अभौतिक संस्कृति जन रीतियाँ, प्रथाएं, नियम, प्रतिमान ये तो होते ही होते हैं, पर जो भौतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी भी हो गई, वस्तुएं भी हो गई, सभ्यता हो गई, जो सभ्यता का निर्माण करती है, तो उसको भी वो समाज मानते हैं। तो इस प्रकार से समाज मूर्त भी है। फिर समाज में समानता एवं असमानता। तो समानता का इन द सेंस यही है कि समाज में समानता भी पाई जाती है और असमानता भी पाई जाती है। कुछ विशेषताएं उनको समान बनाती है, एक दूसरे से जोड़ती है, तो कुछ विशेषताएं अलग भी बनाती है, ठीक है ना। तो समानता का मतलब ये है कि कुछ समूह जिनकी जनरीतियाँ प्रथाएं समान होती तो वो समान होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ समूह अलग भी होते हैं, ठीक है ना। और गिडिंस ने यही बोला है कि जो सजातीयता की जो चेतना है को समाज का आधार माना है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति एक दूसरे को समान समझता है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, तो वो क्या है, समाज का आधार है, ठीक है ना। पर वहीं जब असमानता की बात हम करें तो कुछ असमानता भी है, क्योंकि एक समूह दूसरे से बिल्कुल अलग भी है समाज में, ठीक है ना। पर दूसरी बात ये है कि अगर जो असमानता है वो क्या एक दूसरे की पूरक है। जैसे मैंने क्या बताया कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, दोनों का पैसा अलग अलग है मगर दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है।
फिर है समाज में सहयोग एवं संघर्ष। ठीक है, तो समाज में सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी पाया जाता है, दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ व्यक्ति की आवश्यकता सेम होती है उनके लिए उस समाज में सहयोग पाया होता है, और जहीं कुछ समूह समाज से असंतुष्ट रहता है या ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होती है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है, तो फिर संघर्ष होता है। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही देखने को मिलता है। फिर समाज क्या अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। अन्योन्याश्रितता का मतलब वही है कि जो समाज में असमानता भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो वो जो असमानता वो एक दूसरे के पूरक है, तो अन्योन्याश्रितता, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वही है, आधुनिक जटिल समाजों में तो श्रम विभाजन के बढ़ने से मनुष्य और साथ ही समाज के विभिन्न अंगों की एक दूसरे पर निर्भरता और भी बढ़ गई है। वही है, वर्तमान जो स्थिति, अगर हम आधुनिक समाज की हम बात करें तो कार्य मतलब आवश्यकताएं बहुत ही बढ़ गई है और आवश्यकता के अकॉर्डिंग श्रम विभाजन भी हो गया है। ठीक है ना, तो श्रम विभाजन के तहत सभी व्यक्ति अपना अपना एक अलग पेशा करते हैं, विशेषीकरण आ गया है। तो ये सारे विशेषीकरण क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, अंतर्निर्भर है, अन्योन्याश्रित है। फिर है समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। चूँकि समाज गतिशील है अतः उनमें सदैव बदलाव होता रहता है, उसकी संरचना भी स्थायी जरूर रहती है पर फिर भी एक टाइम, लंबे टाइम के बाद बदल जाती है, जैसे ग्रामीण समाज से शहरी समाज हो जाना। ठीक है ना, व्यक्तियों की परिस्थितियाँ और भूमिकाएं भी बदलती रहती है। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। मतलब इन द सेंस, मतलब ये है कि अगर समाज की हम बात करें तो सिर्फ समाज मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता है, अन्य जीव जंतुओं में भी पाया जाता है, जैसे चींटियों, मधुमक्खियों में, पशु पक्षियों में, इन सब में भी सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। पर हम समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानव समाज क्या संस्कृति का निर्माता है, इसलिए। ठीक है ना, संस्कृति का निर्माता है, इसलिए हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में। और चूँकि जीव जंतुओं का तो जीव विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन होता है। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं थी। सामान्य, पारस्परिक